वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सोशल मीडिया ज़मीनी वास्तविकता के प्रकटीकरण का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। परंपरागत मीडिया अक्सर या तो सत्ता के गलियारे में घूमता है या फिर माया नगरी की चमक दमक में खोया रहता है। टीवी का कैमरा और अखबार की शाही दूर दराज के गांवों और उपेक्षित पीड़ितों तक नहीं पहुंचते, जबकि सोशल मीडिया इस दूरी को पाटने की क्षमता रखता है। कहीं भी कोई घटना घटी हो, उसकी तुरंत सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती है। इतना ही नहीं, यह अक्सर मदद जुटाने में भी सफल होता है। सोशल मीडिया इस अर्थ में भी सोशल है कि यह समाज के विविध स्वरों को बिना किसी भेदभाव के एक मंच उपलब्ध कराता है। अन्यथा भारतीय समाज की संरचना ऐसी है कि नीचे से ऊपर आवाज़ जाती ही नहीं। अगर सोशल मीडिया न होता तो क्या यह इतना आसान होता कि स्त्रियां अपने खिलाफ हो रहे यौन शोषण के विरुद्ध अभियान चला पाती और मुख्यधारा का मीडिया इसे स्थान देता? क्या यह संभव था कि जातीय दुराग्रह के विरुद्ध इतना निर्मम प्रहार किया जाता और बिना किसी सामाजिक बहिष्कार के भय के लोग अपनी बात कह पाते? क्या यह इतना ही सहज होता कि कोई समलैंगिक व्यक्ति अपनी पहचान सार्वजनिक कर पाता? क्या मुख्यधारा के तेज बहाव से किनारे लग गए समूहों को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार इतनी सुलभता से मिला होता? इन सब का जवाब ना है। सोशल मीडिया ने हाशिए पर के लोगों को एक सहारा प्रदान किया और भले ही इसे अराजक अभिव्यक्ति कह दिया जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे समाज कहीं अधिक समावेशी हो रहा है। हर नया परिवर्तन अपनी परिधि में असीम संभावनाओं को समेटे होता है, तो साथ ही उसके साथ अनिवार्य रूप से कुछ चिंताएं भी जुड़ी होती हैं। सोशल मीडिया भी इसका अपवाद नहीं है। इस नए परिवर्तन में कुछ लोग असीम संभावना देख रहे हैं, तो कुछ के लिए यह स्वार्थ पूर्ति का माध्यम बर है। समाज का ढांचा भी कुछ ऐसा बनाया गया था कि संपत्ति का अधिकार महिलाओं के पास कम से कम रहे तथा उत्तराधिकार में भी पुरुषों को ही वरीयता मिले। धर्म, राजनीति तथा परिवार व्यवस्था में इतने सुधारों के बावजूद अभी भी तमाम ऐसी बाधाएं हैं जो समावेशी विकास के रास्ते में रोड़ा बनी हुई हैं। व्यावहारिक रूप में भारत जैसे देशों में महिलाओं को संपत्ति व जमीन में बराबर का अधिकार नहीं है। महिलाओं के ऊपर बच्चों के लालन पालन तथा घरेलू कार्यों को करने का दबाव है। ऊपर से इज्जत का प्रश्न बनाकर उनके सार्वजनिक रूप से बाहर निकलने तथा काम करने पर बंदिशें हैं। यही नहीं, वेश्यावृत्ति, बलात्कार जैसे अभिशाप उन्हें अलग से झेलने होते हैं।
प्राचीन काल से ही पितृसत्ता का जोड़ चला आ रहा है। हालांकि प्रारंभिक मानव समाज मातृसत्तात्मक था, उसके पर्याप्त साक्ष्य जगह जगह मिलते रहते हैं। समाज, धर्म, आर्थिक व्यवहार, राजनीति, हर संभव भूमिकाओं में स्त्री को हटाकर उसे घर, परिवार व प्रजनन तक सीमित रखने की कोशिश चलती रही है। समय समय पर इसके अपवाद भी मिलते रहे हैं, पर विभिन्न कालखंडों में कोई स्वर्ण युग स्त्री का भी है, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। असमानता और लिंग भेद के समापन का विचार एक आधुनिक विचार है। ओलिम्प डी गाउसेस ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की तर्ज पर स्त्रियों और स्त्री नागरिकों के अधिकारों की घोषणा तैयार की, जिसका प्रकाशन 1791 में हुआ और उसे फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया, पर कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई। पैरा इस दौर में स्त्री आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजी मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट की पुस्तक स्त्री अधिकारों का प्रतिपालन है, जिसका प्रकाशन 1792 में हुआ। इसे स्त्री विमर्श और उसके सरोकारों की बहुत महत्वपूर्ण पहल माना जाता है। जुलाई 1448 में न्यूयॉर्क में एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन और लुक्रेसिया मोट की अगुवाई में पहला स्त्री अधिकार सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने स्त्रियों के लिए मताधिकार सहित पूर्ण कानूनी समानता, पूर्ण शैक्षिक और व्यावसायिक अवसर, समान मजदूरी और समान मुआवजे की मांग उठाई। फिर यह आंदोलन तेजी से यूरोप तक जा पहुंचा और आज यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो किया जाना शेष है, क्योंकि अभी भी विकास की प्रक्रिया में स्त्री व पुरुष सरोकारों को समान स्थान प्राप्त नहीं है, तथा दुनिया की ऐसी तमाम जगहें हैं जहां अभी भी औरतों को पुरुषों की अधीनस्थ की तरह रखने पर जोर दिया जाता है। दोनों के बीच भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक हर स्तर पर होता है। जब तक इस तरह का भेदभाव होता रहेगा, तब तक विकास संकटग्रस्त रहेगा। एक प्रश्न यह भी उठाया जाता है कि क्या विकास के संदर्भ में स्त्री पुरुष के सरोकारों में कुछ भिन्नता होती भी है या नहीं, या फिर मामला केवल सशक्तिकरण का ही है। सामान्य तौर पर तो यही लगता है कि विकास के सभी उपादानों की स्त्री पुरुष दोनों को ज़रूरत है। व्यवस्था या तंत्र को बस यह देखना है कि वह लिंग भेद न करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन, सुरक्षा, आवास आदि की तो स्त्री व पुरुष दोनों को ज़रूरत है। फिर अलग सरोकारों की बात कहाँ से आई? एक सामान्य प्रश्न उठ सकता है
पर वास्तव में यह मुद्दे का सरलीकरण होगा। स्त्री और पुरुष की शारीरिक व सामाजिक स्थिति में काफ़ी फर्क है। वह रात में अकेले होने की स्थिति में तथा अनजान जगहों पर असुरक्षित महसूस करती है। अतः स्त्रियों को लिंग समानता को भी अपने विकास के सरोकारों में शामिल कराने की जद्दोजहद करनी पड़ी। समाप्त।